Dear friends and students, Assalamu alaikum. I, Mohammad Rafiq Patafi, Government Degree College, Latifabad, Hyderabad. My today's topic is from Enter, chapter number 11, Ecology and Ecosystem. Here I will discuss just what is ecology and what are the components of ecosystem and how ecosystem is working in the environment. So ecosystem के तमाम जो components होंगे जो जो चीज़ें इकोसिस्टम में रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से है, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 जो है 11 तो इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 12 जो है वो पूरा का पूरा इस इकोसिस्टम है। जिसको चैप्टर नंबर 12 समझना है उसके लिए ज़रूरी है कि आज वाला टॉपिक इकोसिस्टम प्रॉपरली समझ ले और उसको सुने, ताकि वो आगे जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा इंटर का, वो भी उस चीज़ को आसानी से समझ सकता है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लेक्चर। फर्स्ट, ecology word introduced by Ernest Haeckel 1869. He got information just from the home. Ikaios means home life, and logos means study. He understands that ecology is like means you are living in your home, means is like your brothers, is sisters, is like plants, is like house utensil, is like the multiple number of things that are living as well as non-living that are present in your home, that are required for your survivability, for your easy life, is like that one. Ecology is concerned with the study about the environment, because this word is our home. This word is our home. You can say scientific study of various relationships of living and their environment, or we can say living and non-living. Ecology is the type of study के लिए हम इकोलॉजी का वर्ड यूज करते हैं। पहले जस्ट हम कहते थे इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दैट्स नोन एज इकोलॉजी। बट रिसेंटली इकोलॉजी कन्वर्टेड इनटू एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स and the problems of environment is like pollution, is like acid rain, is like ozone depletion, is like number of other environmental factors problems we study, that's known as environment. So there is a difference between the ecology and environmental biology is this one, कि इकोलॉजी सिर्फ हम इंटरेक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को आपस में इंटरेक्शन को हम स्टडी करते थे, मगर क्योंकि अब इन्वायरमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए तो इस वजह से उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी स्टडी किया जाए जो इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी रिसेंट एडवांस नेम है इकोलॉजी का, साइंटिफिक स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स and the problems of environment is known as environmental biology. There are few terminologies we can use here. One is the individual species, you know very well. कोई भी जानदार, एक जानदार जो है उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। जाहिर सी बात है जो भी जानदार है वो किसी न किसी ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, उस ग्रुप को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो उसको हम स्पीशीज कहते हैं। तो स्पीशीज इज द group of organism that can interbreed, that can reproduce, that can enjoy sex and develop baby. ऐसे जानदार जो आपस में सेक्स कर सकें, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें, उन जानदारों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि that is the species. It's like human is a single species all over the world. चाहे अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी ह्यूमन हो, आपस में अगर मैरिज करते हैं तो फिर वो बच्चे दे सकते हैं, तो उसको हम इंडिविजुअल और स्पीशीज का नाम दे रहे हैं। तो पॉपुलेशन आबादी को कहते हैं। एक टाइप के जानदार किसी भी गिवन एरिया में अगर आपको मिल जाएं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन इज वन टाइप ऑफ या सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन गिवन एरिया इन सेम एरिया। फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मतलब क्या है कि इंसान ह्यूमन जो है वो पहले 2 थे, अब 4 हो गए, फिर 8 होंगे।
तो मीन्स एक जैसे जानदार अगर आप स्टडी करें तो उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। वन इज द कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स गिवन प्रेजेंट इन गिवन एरिया। मीन्स प्लांट्स हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, अल्जी हो सकती हैं, प्रोटोजोन्स हो सकती हैं, मगर दैट शुड बी द लिविंग पार्ट ऑफ एनी environment is known as a community. All living organisms of given area of same area is known as a community. While ecosystem we will discuss in detail, but here you can say ecosystem is a unit. एक ऐसा यूनिट है जिसमें कम्युनिटी और नॉन लिविंग तमाम चीजें मीन्स बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स कलेक्टिवली अगर किसी इन्वायरमेंट की आप स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर की स्टडी कर रहे हैं, तो आपके घर के अंदर तमाम लिविंग मीन्स आपका ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, या उसके बाद जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल पेट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो तमाम किस में आ जाएंगे? कम्युनिटी में आ जाएंगे। उस कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए लाइट है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, फूड है, फायर है, ये तमाम चीजें जो हैं उनको मिलाकर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो दैट्स नोन एज अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एंड बायोस्फीयर, तमाम दुनिया के जो इकोसिस्टम्स हैं उनको अगर आप मिला दें तो एक बायोस्फीयर बनता है, या हम कहते हैं पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। दुनिया का वो एरिया, लाइफ का वो एरिया, या जमीन का वो एरिया जहां पे जिंदा चीज आसानी से पाई जा सके, या कोई भी जिंदा जानदार आसानी से सरवाइव कर रहा हो, चाहे वो समंदर के अंदर हो, चाहे वो हवा में हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे मिट्टी के अंदर हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर हो, चाहे कहीं पे भी, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? दैट विल बी द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, दैट इज द सरफेस ऑफ अर्थ। And next one, we are moving towards the main topic. Today's main topic is the ecosystem. Ecosystem first time introduced by Tinsley, 1935. Ecosystem, if we discuss on the ecosystem, already I have discussed a little bit. Ecosystem is the interaction of community with non-living things. या हम कहते हैं कि किसी भी environment में जो भी जिंदा और मुर्दा या लिविंग एंड नॉन लिविंग या बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के लिए जो अवेलेबल हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि दैट इज द इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम is means it includes plants, it includes fungus, it includes animals, it includes protozoans, it includes light, temperature, air, and etc. But for the consistency of this word, or we can say for the consistency of any ecosystem, there is a requirement of self regulation and self sufficiency. अगर कोई भी इकोसिस्टम ज्यादा देर तक रहना चाहता है तो उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स हम क्यों कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए खतरनाक है? क्यों? क्योंकि वो रेगुलेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो जो है डिकम्पोज नहीं हो पा रहे। मगर बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे प्लांट्स हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, उनके पत्ते गिरते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और उनके डिकम्पोजिशन से दूसरे जानदार को फायदा मिलता है, और वो जानदार जो है फिर बड़ा होकर किसी और जानदार को फायदा देता है। तो इस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, और दूसरी दो चीजें जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो है एनर्जी और मैटर का साइकिल करना। मीन्स फॉर एग्जाम्पल सनलाइट की एनर्जी प्लांट को मिले और प्लांट फूड बनाए, और वो फूड जो है दूसरा। तो मैं एक और चार्ट है वो भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो काम कर रहा है वो। तो इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट। यू कैन सी हियर दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर किसी इकोसिस्टम को चलना है, अगर किसी इकोसिस्टम को लॉन्ग टाइम तक चलाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पे प्लांट्स अवेलेबल हो, उसके लिए जरूरी है कि वहां पे कोई कंज्यूमर अवेलेबल हो, ये जरूरी है कि अगर कंज्यूमर भी हैं और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उनकी डेथ एनी हाउ होनी है। तो मरने के बाद उनको जो है किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द डीकंपोजर। सो यू कैन सी हियर this is a sunlight utilized by the photosynthetic mechanism of plant chloroplast, you can see। और इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्लांट क्या करता है, जो है इसको यूटिलाइज करता है, और यूज करने के बाद सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज करते हुए प्लांट ग्लूकोज बनाता है।
और उसी ग्लूकोज बनने के दौरान ऑक्सीजन को भी रिलीज करवा देता है। और ये ऑक्सीजन जो है एक तो हम रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं, यही ग्लूकोज जो है अगर सेम प्लांट भी यूज कर सकता है, सेम ऑर्गेनिज्म भी यूज कर सकता है। और दूसरी चीज ये होती है कि ये ग्लूकोज जो है कंज्यूमर भी खा सकते हैं, आप या हम भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी जानदार यूटिलाइज करे तो मीन्स वहां पे किस चीज का अवेलेबल होना जरूरी है, ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन पैरोवेट को ब्रेक करवा के रेस्पिरेशन का, दोबारा इसमें से क्या मिलेगा, एटीपी। अगर प्लांट इटसेल्फ है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म तो इस एटीपी की मदद से वर्क करेगा, मेटाबॉलिज्म। अगर कंज्यूमर है तो भी एटीपी को यूज करते हुए अपना काम करेगा। और दोबारा कौन सी चीज रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है कौन यूज करेगा, प्लांट यूज करेगा। पहले अपने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस कराएगा, अगर इजाफी जरूरत होगा तो वो हवा में से लेगा। तो इस वजह से ये जरूरी है कि कोई भी अगर इकोसिस्टम इस दुनिया में कंटिन्यू रहना चाहता है, कोई भी यूनिट अगर लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना चाहता है तो वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और सेल्फ रिप्लेनिश वाली कंडीशन होनी चाहिए। उसमें मैटर और एनर्जी हमेशा रेगुलेट करती रहे, ताकि अगर एक जानदार को खाना मिल रहा है तो वो अपने पास नहीं रखे, मीन्स कुछ ना कुछ खुद यूटिलाइज करे, कुछ आगे उसको जो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो है खाना खाते हैं तो हम 100% डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसका कुछ खाना जो है हम अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी जो रह जाता है हम जो है स्टूल की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करवा देते हैं। फिर जो हम नहीं कर पाते वो वॉशरूम में जाता है, फिर वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, उसको वो यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरीके से जो मटेरियल हमारी बॉडी में आ गया हमने रेस्पिरेशन में यूज किया, और दोबारा जो है रेस्पिरेशन के बाद जो है, सो यू कैन सी दिस इज अ इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ इकोसिस्टम मींस इकोसिस्टम तरीके से। अब हम आते हैं ह्यूमन इकोसिस्टम के एक मॉडल की तरफ। इंसान भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपने इकोसिस्टम में रह रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। ह्यूमन बिहेवियरल एनवायरनमेंट होता है हमारे पास, जो हम इकोनॉमिकली सर्वाइव कर रहे होते हैं, जुडिशियली सर्वाइव कर रहे होते हैं, एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, किसी न किसी रिलीजन या मजहब के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और पॉलिटिकल डिपेंडेंस होती है हमारी, और फैमिली होती है, और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, रूल्स मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये पूरी चीजें जो चल रही होती हैं इस सेंट्रल पार्ट के ऊपर चल रही होती हैं। और दूसरी होती है ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट होता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, ज़राअत में आप जो है बहुत सारी चीजें ग्रो करवा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप करवा रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करते हुए देखें। आजकल हम ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मीन्स आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये कोरोना वायरस है क्या। पास में बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस या टाइम पीरियड के लिहाज से जो है एपिडेमिक कंडीशंस होती रही हैं, मगर उनकी ट्रांसमिशन कम होती थी क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं थी। अब एक और चीज जो ह्यूमन के साथ जुड़ी हुई है दैट इज नेचर। नेचर में एनर्जी फ्यूल्स हैं, जेनेटिकल मटेरियल में कंडीशंस हैं हमारी, पानी है, एयर है, प्लांट्स हैं, लैंड हैं, ये भी हमारे पास नेचुरल एक एनवायरनमेंट में आता है। तो ह्यूमन इकोसिस्टम का मॉडल किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिहेवियरल, कंस्ट्रक्टेड एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। ये तो एक जर्नल से मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं रियल जो हमारे बुक के लिहाज से कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है। वन इज द बायोटिक फैक्टर, abiotic factor, sorry, first one is a abiotic factor and second one is a biotic. Abiotic means non-living things, biotic means things. So biological factors के लिहाज से biotic भी अगर आते हैं तो आपके पास फंगस हैं, बैक्टीरिया, आर्ट बैक्टीरिया हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटोक्टिस्टन्स हैं, या तमाम 5 किंगडम के जो जानदार हैं वो बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में एयर है, सैलिनिटी है, सॉइल है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। डिस्कस भी करूंगा कि किस तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की तरफ हम अगर आए तो इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज एबायोटिक एंड अदर इज अ बायोटिक। एबायोटिक अगेन डिवाइडेड क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड एडेफिक फैक्टर्स, एंड बायोटिक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं। एबायोटिक के अगर क्लाइमेटिक फैक्टर को अगर हम देखें तो देयर इज अ वाटर, वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ लिविंग बीइंग। Around about 70 to 75% water is present on the earth. Why? Because it is responsible to maintain the environmental temperature. Same percentage is present in your body also, because you are also regulating the temperature. So regulation of temperature,
and metabolic activities are concerned with the water, and light is the radiant energy. सनलाइट जो है इस दुनिया को चला रही है. अगर लाइट खत्म हो जाए तो तमाम जानदार ऑलमोस्ट इस दुनिया से चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. सो लाइट जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिहाज से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप के प्लांट भी पाए जाते हैं. जैसे देखें सोशोफाइट्स हैं एंड हेलिकोफाइट्स हैं. सोशोफाइट्स जो हैं इस पे होते हैं, शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं. ऐसे प्लांट जो शेडी प्लेसेस पे हमें ग्रो करते हुए मिले उनको सोशोफाइट्स कहते हैं. हेलिकोफाइट्स अंडर लाइट एक्सपोजर, खुले हुए रीजन पे हमें मिलेंगे. लाइट इंटेंसिटी और दूसरी होती है क्वालिटी ऑफ लाइट. क्वालिटी ऑफ लाइट में आपके पास रेड एंड ब्लू लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द photosynthesis. And other one is the quantity of light, means how much time light is available on the earth, या डे लेंथ के लिहाज से आपके पास फोटो पीरियडिज्म वाला मैकेनिज्म आ जाता है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ टू मेंटेन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ फॉर द फ्यूचर. एंड अदर इज द विंड. विंड हवा को हम कहते हैं. एटमॉस्फेयर जो है जमीन के ऊपर जो है ब्लैंकेट ऑफ गैसेस को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ब्लोइंग एयर इज नोन एज अ विंड. टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर हम देखें, टेम्परेचर जो है ये एनवायरनमेंट के लिहाज से 0 to 50 सेंटीग्रेड में जानदार सर्वाइव कर रहे होते हैं, मगर 10 to 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइबिलिटी यू कैन से. नेक्स्ट वन इज द टोपोग्राफिक फैक्टर्स. टोपोग्राफिक फैक्टर का मतलब है टॉप ऑफ अर्थ. जमीन जो है हमें तीन जो है लिहाज से मिल रही है. एक एल्टीट्यूड, हाई माउंटेनियस एरियाज, and other one is a slope is like inclined, means from top to bottom के लिहाज से अगर माउंटेन से नीचे की तरफ हम आ रहे होते हैं तो एक स्लोप वाला रीजन होता है. and other is the expoer, जो खुले हुए रीजन हैं. खुले हुए रीजन है, मैदानी इलाके हैं, ग्रासलैंड्स या इस टाइप की जो एरियाज होती होंगी. एडेफिक फैक्टर में हमारे पास सॉइल है. जमीन जो है हमारे लिए आप देखें कि कौन सी चीजें जो है इसमें से डेवलप हो रही हैं. जमीन, सॉइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अदर इज द पीएच, मिनरल्स हैं जमीन से जो हमें मिल रहे हैं. एंड अदर वन इज पेडोजेनेसिस. सॉइल या पेडोजेनेसिस वाली करने. पेडोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. पेडोजेनेसिस मैंने इस वजह से अलग करके इसको रखा है कि आप पेडोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी अबाउट द सॉइल इज नोन एज अ पेडोलॉजी. पेडोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. और जमीन कैसे बनती है? नहरी निजाम की मदद से. पानी के अंदर मट्टी होती है, वो जमीन में देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, या थंडर स्टॉर्म की मदद से बन रही होती है, या उसके बाद जो है हवा की वजह से, या आप बारिश की वजह से, फ्लूड्स की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह जब आ रहा होता है तो उसके साथ जो है मट्टी के पार्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से ये होता है. एंड अदर इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दैट आर द प्रोड्यूसर्स ऑल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर कहते हैं. कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो वो तमाम जानदार जो खाते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन प्रोड्यूसर्स को. इनमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बिवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स आते हैं. टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं हमारे पास प्रीडेटर्स आते हैं. क्वाटरनरी कंज्यूमर्स में डिकम्पोजर आते हैं. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर इस तरीके से नाम दिया गया है. डिकम्पोजर हम तमाम फंगस और बैक्टीरिया ऐसे जो सेप्रोट्रॉफिक है, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज. सो नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन भी हमारे पास है. जो चैप्टर नंबर 12 आपका है वो पूरा इसके ऊपर है. वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर हमने इकोसिस्टम का टॉपिक रखा है तो आप देख लें. इकोसिस्टम एक इक्वेटिक होता है पानी वाला, और दूसरा टेरेस्ट्रियल. इन इकोसिस्टम के लिहाज से हम वर्ड हैबिटाट का भी यूज करते हैं कि हैबिटाट कहाँ पे जानदार रह रहा है. पानी के अंदर है तो इक्वेटिक हैबिटाट, अगर जो है खुश्की पे है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का भी हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं, मगर यूनिट्स को हम इकोसिस्टम कहते हैं. एक्वाटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर होते हैं. साल्टी वाटर हो तो मैरीन, अगर जो है नॉर्मल बगैर साल्ट या कम साल्ट वाला हो, जो नॉर्मली आपके पास रिवर है, लेक है, वेटलैंड्स हैं, या खड़ा हुआ पानी है, या ऐसे पॉन्ड हैं, ये फ्रेश वाटर में आते हैं. तो टेरेस्ट्रियल खुश्की पे फॉरेस्ट आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, तुंद्रा. फॉरेस्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट कौन से होते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, कोनिफेरियस फॉरेस्ट होते हैं, या डिफरेंट अदर हैं. डेजर्ट्स में जैसे हमारे पास पाकिस्तान में थर, थल, चोलिस्तान है जैसे, या दुनिया में गोबी डेजर्ट्स है,
गोबी डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रासलैंड वो हैं जहाँ पे आप ब्रेड बास्केट का वर्ड भी यूज करते हैं, जहाँ पे आप खाना डेवलप करवा रहे हैं, ज़राअत है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह जो आ जाते हैं। टुंड्रा ठंडे एरिया होते हैं, ठंडे एंटार्कटिका या ऐसे तमाम एरिया के लिए हम स्पेशली यूज कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my channel and videos. Thank you.